नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ इंडियन की खुशी मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है डॉक्टर सत्यम से, जो कि भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो सिर्फ मानते हैं तो साइंस को, बाकी किसी भी और चीज को नहीं। और वो लोगों को भी साइंस के प्रति जागरूक करते हैं कि भक्ति से अच्छा है कि आप साइंस पर विश्वास करें। जिसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर सत्यम के छोटे बेटे विप्लव को, जो कि टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी में काम करता है, और कहीं ना कहीं वो भी अपने पिता के रास्ते पर ही है, और वो भी भगवान में कम ही मानता है। लेकिन विप्लव की माँ भगवान को बहुत मानती है और हमेशा चोरी छुपे पूजा पाठ करती है, और अपने पूजा पाठ को हमेशा अपने पति से छुपाती है ताकि उन्हें पता न चले। आगे हम विप्लव को उसकी बॉस के साथ देख पाते हैं। दरअसल में विप्लव इस शहर में काम कर करके बोर हो चुका है, इसलिए वो अपनी बॉस से कहता है कि उसका किसी अच्छी जगह पर ट्रांसफर होना चाहिए। वो अपनी बॉस से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पोस्टिंग कश्मीर में कर दी जाए, ताकि विप्लव वहां जाकर खुली वादियों का नजारा देख पाए और वहां जाकर एंजॉय कर पाए। तो उसकी बॉस भी विप्लव की बात मान जाती है और उसकी पोस्टिंग जो है वो कश्मीर में कर दी जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कश्मीर में, जहाँ पर की विप्लव पहुंच चुका था। जैसे ही वो वहां पर कदम रखता है तो उसे एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो जन्नत में आ गया हो। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिस रास्ते से विप्लव जा रहा होता है उसी के बाजू में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और मालूम चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। और जिस एरिया में विप्लव रुका हुआ था उस पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिस वजह से अब कोई भी इंसान घर से बाहर तो नहीं निकल सकता। लेकिन विप्लव के लिए ये एक नई जगह थी। यहाँ का रहन सहन भी बहुत अलग था, और विप्लव को खाने पीने से लेकर फ्रेश होने में तक दिक्कत हो रही थी। और ना ही मोबाइल फोन्स में नेटवर्क थे, और ना ही वो वापस जा सकता था। उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। वो पूरी तरह से हताश हो चुका था। और तभी विप्लव की नजर पड़ती है एक लड़की पर, जिसने बुर्का पहना हुआ था। और यहाँ पर हमारे हीरो को उस लड़की से पहली नजर वाला प्यार हो चुका था। वो उससे बात करने के लिए पहुंच जाता है, जबकि वो दोनों लड़की उन दोनों को इग्नोर कर रही थी। लेकिन विप्लव उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तब यहाँ पर वो लड़कियां विप्लव को बताती है कि वो पाकिस्तान से है, और वो यहाँ पर अपने छोटे भाई फिरोज को ढूंढने के लिए आई हैं। लेकिन इन सारी बातों से विप्लव को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और तो और वो उनसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी फिरोज को ढूंढने में मदद भी करूंगा। लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब अगले दिन वो लड़की जो है वो एक मंदिर को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर विप्लव उस लड़की को देख लेता है और तुरंत ही उसके पास चला जाता है। हालांकि उस लड़की ने विप्लव को नहीं देखा था, लेकिन जब उस लड़की ने विप्लव को देखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि ये लड़का उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। और विप्लव को ये बात मालूम चल गई थी कि वो लोग यहाँ पर एक मंदिर की तलाश में हैं। तो पूछने पर वो लड़की विप्लव को बताती है कि फिरोज के लिए वो उस मंदिर में प्रार्थना करेगी, इसलिए वो उस मंदिर को ढूंढ रही थी। वो उस मंदिर में जाकर प्रार्थना तो करती है, लेकिन विप्लव भी उनके साथ ही रहता है। ऐसे कई सारे दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिरोज तो नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर विप्लव और उस लड़की के बीच में एक कनेक्शन सा बन गया था। बहुत दिन साथ रहने के बाद वो लड़की विप्लव को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब विप्लव को मालूम चला कि वो पाकिस्तान वापस जा रही है, तो यहाँ पर विप्लव तुरंत ही उस ट्रेन में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो लड़की विप्लव को सब कुछ सच सच बता देती है। वो बताती है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ और ना ही मुस्लिम हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम आराध्या है, और ऑफिस के सिलसिले में मैं यहाँ पर आई थी, और कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए उसने बुर्का पहन रखा था। लेकिन विप्लव यहाँ पर आराध्या को अपने दिल की बात बता देता है, और कहीं ना कहीं आराध्या भी विप्लव को पसंद करती है। आराध्या ने विप्लव से इतने सारे झूठ बोले, इसके बावजूद विप्लव के अंदर आराध्या को लेकर कुछ भी नहीं था। उसके अंदर तो आराध्या को लेकर सिर्फ और सिर्फ प्यार था। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो आराध्या और विप्लव की फैमिली है। आराध्या के पिता श्रीनिवास राव हैं, और वो शहर के बहुत बड़े पंडित हैं। और टीवी के एक न्यूज चैनल पर श्रीनिवास राव और सत्यम के बीच में एक बहुत ही तगड़ी डिबेट चल रही थी, जिसमें कि एक भगवान को मानता है तो दूसरा सिर्फ और सिर्फ साइंस को मानता है। उनके बीच में एक झगड़ा सा हो चुका था, और ये सारी न्यूज विप्लव और आराध्या भी देख रहे थे। वो इन्हें देखकर समझ चुके थे कि हमारी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। जिसके बाद आराध्या के घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम आराध्या की दादी को देख पाते हैं। दरअसल आराध्या कश्मीर इसलिए गई थी ताकि वो अपनी दादी के घुटनों की एक चमत्कारी मंदिर में पूजा करवा सके। वहाँ दूसरी तरफ रात के टाइम में विप्लव अपनी माँ को आराध्या के बारे में बताता है,
उसे आराध्या बहुत पसंद आती है, लेकिन जब विप्लव उन्हें बताता है कि ये श्रीनिवास राव की बेटी है तो विप्लव की माँ पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। वो इस वजह से नहीं कि श्रीनिवास राव की बेटी आराध्या है, बल्कि इस वजह से क्योंकि विप्लव की माँ भी श्रीनिवास राव की बहुत बड़ी फैन है। तो विप्लव अपनी माँ की बात आराध्या से करवाता है और आराध्या जब यहाँ पर विप्लव की माँ से बात कर रही थी तभी उसकी दादी को मालूम चल जाता है कि दरअसल में वो किससे बात कर रही है। तब यहाँ पर आराध्या उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है कि उसे एक लड़के से प्यार है और वो लड़का डॉक्टर सत्यम का बेटा है। और ये सुनकर तो उसकी दादी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। आराध्या की दादी आराध्या से कहती है कि दुनिया में तुझे वही लड़का मिला प्यार करने के लिए जिस लड़के के पिता से तुम्हारा पिता फिलहाल तो सबसे ज्यादा नफरत करता है। और यहाँ दूसरी तरफ विप्लव अपनी बॉस को मनाने में लगा हुआ था क्योंकि वो अपना ट्रांसफर पुणे में चाहता था जहाँ पर की आराध्या और उसकी फैमिली रहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन बहुत सारे पापड़ बेलने के बाद उसका ट्रांसफर पुणे में हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार वो लोग अपनी फैमिली को कैसे बताए कि जिस फैमिली से वो रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहे हैं वो फैमिली आपके फैमिली के रूल्स के पूरी तरह से अगेंस्ट है, लेकिन उन्हें बताना तो होगा। इसी बात पर यहाँ पर आराध्या और विप्लव चर्चा करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो आज ही अपनी फैमिली वालों को बताएंगे कि वो किससे प्यार करते हैं और उन्हें सपोर्ट करना ही होगा क्योंकि अपने बच्चों के लिए वो इतना तो कर ही सकते हैं। तब दोनों अपनी फैमिली वालों को बता देते हैं और दोनों फैमिली वालों की एक मीटिंग रखी जाती है जो कि बहुत ही प्रॉब्लम के बाद रखी गई थी। तो यहाँ पर श्रीनिवास राव और डॉक्टर सत्यम आमने सामने थे। जो कुछ भी बात होती वो अपनी एक दूसरे की बात को काट रहे थे और वो डिबेट पर साइंस और भगवान की बात को करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो लोग यहाँ पर अपने बच्चों का रिश्ता तय करने के लिए आए थे। लेकिन न्यूज चैनल पर जो डिबेट हुई थी और वहां पर जो बात नहीं हो पाई थी, जो बातें रह गई थी, वो यहाँ पर कंप्लीट करने लगते हैं। और फिर जैसे ही मुद्दा शांत होता है तो यहाँ पर श्रीनिवास राव आखिरकार विप्लव की कुंडली देखते हैं क्योंकि वो शहर के सबसे बड़ी पंडित है, इसलिए कुंडली का देखना तो जरूरी है। और जब श्रीनिवास राव यहाँ पर कुंडली देखते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि विप्लव की कुंडली में दोष है और वो हमारी बेटी के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसका सिर्फ एक ही समाधान है, हवन। अगर ये हवन हो जाता है तो मैं इस शादी के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। लेकिन एक इंसान अभी भी रेडी नहीं था और वो था डॉक्टर सत्यम। वो कहते हैं कि मैं ऐसी उल्टी सीधी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए ये हवन तो मैं नहीं होने दे सकता। और फिर से उनके बीच में डिबेट छिड़ जाती है। वो झगड़ा कर रहे थे लेकिन यहाँ पर विप्लव और आराध्या एक दूसरे को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। अब जब वो लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं तो आराध्या के घर के बाहर ही विप्लव खड़ा हुआ था। यहाँ पर आराध्या अपने पिता श्रीनिवास राव से कह रही थी कि वो विप्लव से बहुत ज्यादा प्यार करती है और हवन का होना इतना जरूरी भी नहीं है क्योंकि साथ में रहने के लिए प्यार ही जरूरी है। लेकिन ये सारी बातें श्रीनिवास राव को बहुत ज्यादा खराब लगती है और वो तुरंत ही अपनी बेटी आराध्या को घर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही वो बाहर निकालते हैं तो विप्लव वहीं पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर आराध्या गुस्से में विप्लव से कहती है कि मैं इनको दिखाकर बताऊंगी कि साथ में रहने के लिए हवन की जरूरत नहीं पड़ती है बल्कि प्यार की जरूरत पड़ती है और हम हमेशा साथ में रहकर इन्हें बताएंगे। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो आज ही शादी करेंगे। ये सुनने के बाद विप्लव भी राजी था और वो यहाँ पर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों की फैमिली वालों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं पहुंचे और उन लोगों ने उन्हें घर से भी बेदखल कर दिया था। मतलब कि अब विप्लव और आराध्या को अपने अलग घर में रहना पड़ेगा। तो वो लोग एक घर को रेंट पर लेते हैं और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि साथ में रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार की जरूरत पड़ती है, हवन अवन कुछ नहीं है और ना ही कुंडली को देखा जाता है, क्योंकि वो दोनों इतने ज्यादा खुश थे कि वो एकदम परफेक्ट कपल थे। और फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आराध्या विप्लव को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनने के बाद तो विप्लव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस नन्हे मेहमान से उनकी फैमिली और भी ज्यादा कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर विप्लव ने अपने दोस्तों को बता दिया था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर आराध्या का मिसकैरेज हो चुका है। उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें समझाती है कि ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो ये थी कि विप्लव के दोस्तों ने विप्लव और आराध्या के घर वालों को बता दिया था और ये सुनने के बाद दोनों की फैमिली वाले भी बहुत खुश थे। वो तुरंत ही इनके घर पर आ जाते हैं क्योंकि ऐसे खुशी के माहौल में तो कोई भी किसी को भी माफ कर देता है। लेकिन जब दोनों फैमिली यहाँ पर पहुंचती है तो आराध्या के पिता और यहाँ पर डॉक्टर सत्यम को मालूम चलता है कि आराध्या का मिसकैरेज हो चुका है और उन्होंने बच्चा खो दिया है।
ये सुनने के बाद श्रीनिवास राव जो है वो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैंने पहले ही कहा था लड़के की कुंडली में दोष है और हवन होना जरूरी है। अब ये सारी बातें हो जाने के बाद अगले दिन से आराध्या और विप्लव के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। विप्लव आराध्या से कहता है कि तुम्हें घर वालों को बताने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है, लेकिन यहाँ पर आराध्या उससे कहती है कि मैं अपने परिवार वालों को धोखे में नहीं रखना चाहती। इसी वजह से उनके बीच में एक जोरदार झगड़ा होता है। अब उनके बीच में चीजें नॉर्मल नहीं रह गई थी। उनके बीच में हमेशा सिर्फ और सिर्फ झगड़े हो रहे थे। दोनों एक दूसरे से ठीक ढंग से बातें भी नहीं कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और उनके बीच कुछ भी ठीक से नॉर्मल तो नहीं हो रहा था। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बात तो सच थी कि श्रीनिवास राव जो भी बोल रहे थे वो सही था कि लड़की की कुंडली में दोष है और हवन होना जरूरी है। लेकिन एक दिन झगड़ा हद से बढ़ जाता है और यहाँ पर आराध्या कमिटमेंट कर लेती है कि वो इस घर में अब ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, इसलिए अब वो घर को छोड़कर जा रही है। और यहाँ पर विप्लव उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो तो उसे और चिल्ला देता है। तो फिर आराध्या फौरन ही विप्लव के घर को छोड़कर अपने पिता के घर वापस चली जाती है। यहाँ पर आराध्या के जाने के बाद से विप्लव उदास रहने लगा था। उसका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई तो कमी है जिस वजह से उसकी जिंदगी पूरी नहीं हो पा रही। उसे आराध्या की हद से ज्यादा याद आने लगी थी। उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि वो जिस लड़की से इतना ज्यादा प्यार करता है वो उस लड़की के लिए हवन भी करवा सकता है। इसलिए वो कुछ दिनों के बाद आराध्या के पास जाता है। वो उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर ये हवन क्या चीज है। वो कहता है कि प्रॉब्लम हवन नहीं है, लेकिन आगे चलकर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमेशा हम हवन पर ही उंगली उठाएंगे। इसलिए इस हवन का होना जरूरी है। और इसके लिए विप्लव को अपने पिता को मनाना था, जो कि इस हवन के पूरी तरह से अगेंस्ट है। यहाँ पर विप्लव अपने पिता के पास जाता है और उन्हें इमोशनल करके मना भी लेता है। और आखिर में एक बहुत ही सुंदर हवन किया जाता है और जिसमें कि दोनों फैमिली के मेंबर्स मौजूद थे और दोनों फैमिली वालों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद से ही आराध्या और विप्लव खुश रहने लगे थे और उनकी एक परफेक्ट लाइफ हो चुकी थी।